चलिए, लास्ट क्लास तक हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा बहुत मैं शुरू कर चुका था, जो मैंने आपको अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी बताई थी। अथॉरिटी मतलब जो नीचे से ऊपर आप डिसीजन बोलते हो कि ये डिसीजन मानना पड़ेगा। देन अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी कौन लेगा, अकाउंटेबल कौन होगा उस चीज का, जो टॉप लेवल पे बैठा होगा, जो जितने लेवल पोजीशन ऊपर पे बैठा है उसकी जिम्मेदारी उतनी बढ़ती जाएगी। जैसे आप आर्टिकल को नहीं पकड़ते, आप जिसने साइन करे हैं, जिस बैलेंस शीट पे जिसने साइन करे हैं, आप उसको पकड़ोगे। तो ये लीजिए, आपका ये ट्रायंगल बनाया था हमने लास्ट क्लास के अंदर। अब इसके अंदर आप लोग देख रहे होगे पेज नंबर 27 के ऊपर कौन कौन आते हैं। टॉप लेवल में कौन आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी। देन आ जाइए चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। आप इसको सी डबल ओ भी कह सकते हो। नेक्स्ट मिडल में कौन आता है, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिवीजन हेड, डिपार्टमेंट हेड। लोअर मतलब सुपीरियर लेवल पे कौन आता है आपका, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सिलेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव। तो ये आपके लेवल पे कौन सा किस बंदे के साथ काम कर रहा है। तो आपको ये कहां बनाना होगा, रजिस्टर में। ठीक है जी, क्या चीज, सेंचुरी, वाह सर। जब वो हम मैच की बात कर रहे थे ना, क्लास में पढ़ा रहा था। अच्छा, शाबाश। पानी है वो रहा, मंगा दीजिए। कहीं देखो यार, बाहर कोई बैठा हो तो बोलो। ताली वाली मारूंगे इतना खतरनाक। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उनको बोल दो दे देंगे वो। अखिल, देखो ऐसा है, तुम लोगों पे डिपेंड करता है ये। तुम ट्यूसडे ओवर करना चाहते हो, थर्सडे ओवर करना चाहते हो, मेरा कुछ नहीं। मेरा अगर मेरे लेक्चर के अंदर कुछ डिस्टरबेंस आती तो वो एक दिन और बढ़ जाएगा। ठीक है ना, वो एक दिन और प्लस हो जाएगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट, they consist of senior most executive of the organization. Top level management consist of, टॉप लेवल मैनेजमेंट किस किस को कंसिस्ट करती है, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एक्सेट्रा। और भी इसके अंदर लोग आ जाते हैं। जैसे आपका एमडी नहीं लिखा हुआ, मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा हुआ है। इट इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ क्रूशियल पर्सन, ये सब ग्रुप ऑफ क्रूशियल पर्सन होते हैं। ये इतने क्रूशियल होते हैं, इनका आने का टाइम नहीं होता ना जाने का टाइम होता है। ये कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं, डिसीजन सुनाते हैं और चले जाते हैं। एसेंशियल फॉर लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल, ये दूसरों के एफर्ट से अपना काम निकालते हैं। मतलब काम तो आप लोग कर रहे हो ना लोअर लेवल पे, लेकिन आपके एफर्ट से अपना काम निकलवा रहे हैं। द मैनेजर वर्किंग एट दिस लेवल हैव मैक्सिमम अथॉरिटी। मैक्सिमम अथॉरिटी का मतलब मैक्सिमम पावर है, वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं किसी भी मूवमेंट पे, उनको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। अब आप लोग सोचिए, जैसे पढ़ आप लोग रहे हो, हमारे ऊपर कोई मैनेजमेंट है, वो एक पर्टिकुलर कोई भी डिसीजन ले ली होगी, लेकिन हार्डवर्क आप लोगों का चल रहा है, और जो भी वो आप हार्डवर्क कर रहे हो उनके हार्डवर्क से उनका भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। रिजल्ट, मेन फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मेन फंक्शन कौन कौन से होते हैं, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज। हमारा ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, हमें किस साइड जाना है। प्रॉफिट अर्निंग एक ऑब्जेक्टिव होता है, या फिर अगर टाटा जैसा कोई कंपनी हो तो टाटा का क्या होता है भाई, प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव तो है ही, प्लस मेरे जो आसपास लोग हैं या फिर जो मेरे वर्कर्स हैं उनको भी मैं, उनका भी वेलफेयर अच्छा करूं। एक हमला हुआ था ताज पे, जब हमला हुआ था 2009 में, मुझे नहीं पता आप लोग कितने बड़े थे, याद है 2009 में जो हमला हुआ था, याद नहीं है, पता नहीं। नहीं पता तो, देखो स्टोरीज तो हम सुनते हैं, इतना तो हमें याद होता है, लेकिन जब वो नहीं पास,
क्या चाहिए? लाइव तो कोई भी नहीं देख पाया, मुझे इतना याद है। लाइव देखा होता, नहीं नहीं, 2 मिनट लाइव देखा होता तो शायद आप यहाँ ना होते। हाँ जी। तो एक्चुअल में जब वो ताज का हमला हुआ था ना, तो जो रतन टाटा था उसके बाद, उसने क्या करा था कि कोई गवर्नमेंट तुम्हें कॉम्पनसेशन दे या ना दे, मतलब उस ताज के हमले में जो भी घायल हुआ था, जो ताज के बाहर पटरी पे भी लगाता था कोई सामान, तो उसको भी उसने कॉम्पनसेशन दिया था कि मेरी ओर से कॉम्पनसेशन लो। तो उसकी एक गवर्नमेंट, मतलब जो कंपनी है, गवर्नमेंट कह रहा था, एक जो कंपनी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग नहीं था, लोगों की नजरों में अच्छा बना रहना भी था, कि टाटा एक इंडियन कंपनी है। उसी टाइम जब ताज पे हमला हुआ, तो उसने ताज दोबारा रीबिल्ड तो होगा, मतलब रिकंस्ट्रक्शन तो करानी पड़ेगी। वहीं से क्या होता है, पाकिस्तान के 2 बंदे बहुत ही बढ़िया कंस्ट्रक्शन वाले होंगे, XYZ। गुड इवनिंग उत्कर्ष, काफी लेट आया, 5:15 पे। तो वहीं से जब पाकिस्तान के जो सामने से कंस्ट्रक्शन वाले जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, उन्होंने ऑफर फेंका कि हम आपका इतनी लो कॉस्ट पे कर देंगे। कॉस्ट भी सबसे कम थी। टाटा को, जैसे रतन टाटा को पता चला, उसने मना कर दिया कि भैया पाकिस्तान से काम कराना ही नहीं, जिसने इतनी बड़ी चोट मारी उस वहीं पे मैं बिजनेस दूं, ऐसा हो नहीं सकता। सर मैं बुक लेने चला गया था, ले ली पूनम गांधी। ठीक है उत्कर्ष, बहुत बढ़िया। तो ये सब सिनेरियो था। तो एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, तो इसी ने पहला यही पॉइंट लिखा, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज। तो टाटा कंपनी देखा जाए तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बहुत बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे हर किसी का वेलफेयर होना चाहिए, मेरे एम्प्लॉयज का भी हो, सबका हो। और उस फाइट के अंदर बताया गया है, जो ताज में हुआ था हमला, जो जिसको 1-2 दिन भी हुए थे ना काम करते हुए, जो नया नया वर्कर था, उसने भी पूरा उससे, मतलब इन द सेंस कि अपने जो वहां पे आए होते हैं क्लाइंट्स बोल लो या कस्टमर्स कह रो, उनको सेव करने की पूरी कोशिश करी थी। ऐसा नहीं था कि भैया वो पीठ दिखा के भाग गया था। मतलब स्टोरीज सुनी है आप, ना मैं प्रेजेंट था ना आप प्रेजेंट थे, मतलब दुनिया के अंदर हम थे, वहां पे प्रेजेंट नहीं थे। वहां प्रेजेंट होते तो शायद हम में से कोई ना होता। वो अलग बात है। The top level managers formulate the main objectives of organization. They form long term as well as short term objective. वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं। लॉन्ग टर्म क्या, आप आज से 5 साल डाउन द लाइन क्या देख रहे हो। शॉर्ट टर्म क्या, आप आज से 1 साल बाद या विद इन 1 ईयर क्या देख रहे हो। शॉर्ट टर्म आपका 1 दिन से लेके 1 साल तक हो सकता है। अगर मैं बोलूं अभी मेरा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, थर्सडे को किसी तरह मैं फीडर बैच शुरू कर दूं। और लॉन्ग टर्म क्या है, मतलब वैसे लॉन्ग टर्म नहीं होगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म मैं उसको बोल सकता हूँ, लॉन्ग टर्म विद इन ईयर ही हो जाएगा, लेकिन मैं एक तरह से लॉन्ग टर्म बोल देता हूँ आपकी स्टडीज में। जो मैंने उत्कर्ष से बोल रखा है कि 10th नहीं है, 20 है, 20 दिसंबर तक मैं सिलेबस को ओवर कर दूंगा। आपने 10 बोला था, 10 बोला था ना। चलो मेरी गलती थी, बहस नहीं करते इस पे, आगे बढ़ते हैं। फ्रेमिंग प्लान एंड पॉलिसीज, आपको प्लान और पॉलिसीज बनाते हुए आगे बढ़ना होगा। द टॉप लेवल मैनेजर्स आल्सो फ्रेम द प्लान एंड पॉलिसीज टू अचीव द सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने सेट करे हैं उसके लिए वो प्लान भी बनाएंगे, पॉलिसीज भी बनाएंगे। अब देखो, इसी में रतन टाटा के तुमने बहुत कहानी सुनी होगी कि जैगवार की जो कंपनी का मालिक था, उसने निकाल मना कर दिया था, जब गाड़ी बनानी नहीं आती तो बेचते क्यों, वो वहां से रातों रात बनाते क्यों, XYZ। तो वहां से वो रातों रात उठ के आ गया था। बाद में उसने जैगवार को खरीद लिया, तब जो भी सामने उसका, क्या बोला था, हाँ रेंज रोवर। तो हाँ लैंड रोवर है, रेंज रोवर है, जो भी आपकी गाड़ी है वो। तो वहां से वो वापस उसने उसको खरीदा। तो उसने वो सर्टेन प्लान एंड पॉलिसी बनाई होगी ना, कि मेरे को आज यहां से मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे बढ़िया गाड़ी बनाना। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल। देखो ये लोग वो पॉलिसीज बनाते हैं यहाँ पे,
रहने वाले वो बंदे ये वो पॉलिसीज बनाते हैं जो मिडिल लेवल पे होंगे, जो मिडिल लेवल के ऊपर है वो चीजें वो फॉलो करें। जो आपका परचेज मैनेजर होगा, सेल्स मैनेजर होगा, एक्सवाइजेड प्रोडक्शन मैनेजर, आप उसको कुछ भी कह सकते हो, वो मैनेजर उस चीज को फॉलो करे। द टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइन वो जॉब देते हैं टू डिफरेंट इंडिविजुअल वर्किंग एट मिडिल लेवल, जो आपके मिडिल लेवल में काम कर रहे हैं। assembling all the resources such as finance, fixed assets, etc. वो assembling का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। फिक्स एसेट्स, फाइनेंस मतलब आपका जो आप उधार लेते हो, लाइबिलिटीज पड़ी होगी आपने। The top level management arrange all the finances required to carry on day-to-day activities. They buy fixed assets to carry on activities in the ऑर्गेनाइजेशन। वो फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, वो फाइनेंस का अरेंज करते हैं। फाइनेंस मतलब चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, पता ना लाइबिलिटीज दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल पे ही बैठा हुआ बंदा, मतलब जिसकी अकाउंटेबिलिटी, मैंने क्या कहा था, जिम्मेदारी किसकी अकाउंटेबिलिटी टॉप लेवल पे वो ही चलाता है। तो वो ही देखता है कि वेलफेयर कैसे किया जाए और सर्वाइवल कैसे किया जाए। आप कभी भी मिडिल या फिर लोअर लेवल को नहीं पकड़ोगे कि भाई तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चल रही है, तो लोअर या मिडिल को, सॉरी, लोअर और मिडिल को तो नहीं पकड़ोगे ना, टॉप को ही जाके पकड़ोगे। द टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे मेक प्लान टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली। वो स्मूथली और सक्सेसफुली चलाने के लिए प्लान बनाते हैं। लाइसेंस विद दी, लाइसेंस का मतलब बातचीत, आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब मीटिंग करना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरह। अब कई लोग कहते हैं कि मुकेश अंबानी, जो आपका अंबानी है, वो गवर्नमेंट को रन करता है। भाई गवर्नमेंट को रन क्यों नहीं करेगा? उसके पास पैसा है, वो कुछ भी रन कर सकता है। मतलब वो गवर्नमेंट के साथ बातचीत करता है कि मैं ये पॉलिसी या प्लान बना रहा हूं अपनी कंपनी के लिए, तो इसमें आपका भी फायदा होगा। वो अपना सिर्फ फायदा नहीं देख रहा। सोचो ताली एक हाथ से नहीं बचती, तो सिर्फ अगर मुकेश अंबानी अपना फायदा कर रहा होगा, गवर्नमेंट का नहीं कर रहा होगा, तो गवर्नमेंट तो कभी उसमें एग्री नहीं करेगी ना। तो उसके पास अगर मनी पावर है तो वो उसको चला सकता है। क्यों नहीं चलाएगा? वो टाटा चला सकता है, कोई भी जिसके पास पैसा है वो चलाएगा। आज की तारीख में अंबानी से ऊपर अडानी जा चुका है, सुना होगा आप लोगों ने। द टॉप लेवल मैनेजमेंट रिमेन इन द कांटेक्ट विद गवर्नमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, जैसे आपका अंबानी, अडानी या टाटा, कोई भी हो, गौतम अडानी, हाँ जी, उत्कर्ष जी, ये लोग गवर्नमेंट के साथ भी लिंक में रहते हैं। इसीलिए कॉम्पिटिटर के साथ भी, सप्लायर के साथ भी, मीडिया के साथ भी, जॉब ऑफ टॉप लेवल आर कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स, कमिटमेंट टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको लगता है कि वो ऑफिस में 1 घंटे के लिए आते हैं और हम सारा काम करते हैं, मतलब टॉप वाला जो 1 घंटे के लिए आता है, बाकी मिडिल और सुपीरियर काम कर रहा है, घूमने चला जाता है कंपनी के पैसे पे। तो वो ये सब चीजें जो कर रहा है, वो उसकी मीटिंग्स होती है, गवर्नमेंट के साथ होगी, कॉम्पिटिटर के साथ होगी। अब देखो कॉम्पिटिटर का मेरा कहने का मतलब ये है, आपके इस टाइम पे जो मोबाइल नेटवर्क इंडस्ट्री, मोबाइल कह रहा हूँ, मोबाइल नेटवर्क इंडस्ट्री में 3 लोगों को कह सकता हूँ, वोडाफोन, आइडिया, एक ही आपकी कंपनी होगी, एयरटेल और जियो, 3 ही है मेनली। अगर मैं इन 3 में से एक को निकाल दूं, कंपटीशन मोस्टली खत्म हो जाएगा। एक होता है मोनोपोली, सिंगल बंदा उसको अरेंज कर रहा है। एक होता है डिओपोली, कि 2 बंदे मिलके उस कंपटीशन को अरेंज कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं वोडाफोन आइडिया को, मतलब गवर्नमेंट जानबूझ के मरने नहीं दे रही वोडाफोन आइडिया को। वोडाफोन आइडिया पे कितने का कर्ज था आप लोगों ने सुना ही होगा कि 2013 से लेके आज तक वो रोज ठोकरें खाती आ रही, लेकिन उस ठोकर में भी चल रही है, कछुए की चाल चल रही है, लेकिन चल रही है। उसके पीछे रीजन ये है, अगर गलती से वोडाफोन आइडिया को इंडिया के अंदर मार दिया जाए तो उसकी वजह से कंज्यूमर मारा जाएगा, क्योंकि वो दोनों जियो और एयरटेल हाथ मिला के आपसे जितना मर्जी चार्ज कर सकते हैं डिओपोली बना के। तो आप वो नहीं चाहते। बहुत कंपनीज इससे पहले भी मारी गई है, मारी इन द सेंस की वो चल ही नहीं पाई। जैसे एयरसेल हो गई आपकी, पहले एयरसेल भी आती थी,
डोकोमो, MTNL थोड़ा बहुत चलता है क्योंकि गवर्नमेंट है, लेकिन खैर दम नहीं है उसके अंदर अभी इतना। हाँ, टाटा डोकोमो, यस। हाँ, तो ये सब आपकी कंपनीज के नेम थे जो मारी जा चुकी हैं। अब आज की डेट में मैं वोडाफोन भी मार दूंगा तो पता चलेगा डियोपॉली के अंदर हम आ गए, और जितना मर्जी वो हमसे चार्ज कर रहे हैं। और हो सकता है जियो डियोपॉली में भी ना जाना चाहे। जियो तो कहेगा मैं एयरटेल को भी मारने की कोशिश करता हूँ और नीचे दाम लाता हूँ, क्योंकि रिलायंस झेल सकता है और नीचे दाम लाके। हाँ जी, भाई साहब झेला था उसने, आप लोगों को नहीं पता, उसने झेला था। मैं आपको बताता हूँ, 2000 किस 17 या 18 के अंदर उसने सिम फ्री में बांटनी शुरू करी थी ना, अनलिमिटेड वाली। कब एग्जैक्टली अगर किसी को याद हो तो मुझे बताए वो। 16 में, 16 नहीं होगा, मैं 16, चलो 16 होगा, 2016 होगा। जियो फाइबर बहुत लो कॉस्ट प्रोवाइड करता है वाईफाई एट वेरी लो कॉस्ट पे। हाँ ठीक है उत्कर्ष, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे अब टॉपर्स भी एक तरह से अगर आप ओवरऑल देखो तो लो कॉस्ट ही देता है आप लोगों को। अगर आप 2000 पर मंथ के हिसाब से जाओगे। मैं आपको बताता हूँ, जब भी XYZ 2016 या 17 जब भी आपका वो आया था, जियो जब सिम बांट रहा था एयरटेल के कंपैरिजन में, हाँ कम है, उससे पहले जियो ने एक मोबाइल लॉन्च कर दिया था, जियो का ही मोबाइल, लाइफ के नाम से, LIYF, बस इतना ही था। नहीं नहीं, ये वाला लाइव नहीं था, ये वाला लाइव था वो, ठीक है। हाँ, तो उसने जब मोबाइल लॉन्च करा ना, उसने क्या करा, मोबाइल के अंदर ही कह रहा जियो की सिम ले लो, मोबाइल के साथ फ्री। मैंने भी लिया था, मुझे इसलिए पता है नहीं, हाँ, तो उस टाइम पे ना मैं मोबाइल लेने भी गया था, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या ईयर था वो। तो मैं मोबाइल वाले के पास मोबाइल लेने गया, मैंने कहा अच्छा से दिखा दे, मैंने उसको कॉस्ट बताई थी 10,000 तक की, कि भाई 10,000 तक का मोबाइल दिखा दे। नहीं, आईफोन नहीं मांगा था मैंने तो उसने क्या करा, कह रहा ये मोबाइल है। अच्छा, उसके बाद ना दिखाने के बाद कह रहा एक मोबाइल है 6,000 का। मैं 6,000 का, कह रहा देख लो क्या सिस्टम है, आपको इसके अंदर सिम मिलेगी। मैंने कहा सिम तो है मेरे पास, जो आप लोगों के पास नंबर है वो वाली सिम ही हुआ करती थी मेरे पास। आज की डेट में जियो बहुत कम यूज करता हूँ, नंबर है लेकिन यूज नहीं करता। तो उसने क्या करा, कह रहा सिम मिलेगी, ये तो लेनी पड़ेगी, इसमें क्या होगा आप किसी भी फोन पे फोन करो फ्री में। मैंने कहा है भाई ऐसा भी होगा, झूठ तो नहीं बोल रहा है। कह रहा सच में फ्री है। उस टाइम पे कॉस्टिंग भी बहुत लगती थी, आप एयरटेल को और चले जाओ, वोडाफोन मतलब वोडाफोन की ओर चले जाओ। हाँ, मतलब वो 10 रुपए ये वाले रिचार्ज होते थे उस टाइम पे। तो मैंने, उसने कहा आप यूज तो करके देखो, मेरी गारंटी, जान पहचान का दुकानदार था, चलो मैंने कहा ले लिया। अब कैमरा वैमरा सब छोड़ दिया गया कि मोबाइल का कैमरा सही होना चाहिए, कॉस्टिंग बच रही थी यहाँ पे। मैंने, मुझे याद है जब वो फ्री में सिम बटनी शुरू हुई थी, जब आप लोगों ने लाइनों में खड़े होके ली थी, मेरे पास उससे 6 से 7 महीने पहले सिम थी। हाँ, उसके बाद फिर वोडाफोन आइडिया ने उस चीज को रोकने की कोशिश करी। जैसे ही उसने फ्री में बांटना शुरू करा, 3 महीने के लिए स्कीम लाया था, फिर 3 महीने और बढ़ाई गई। उसने कैसे रोका इन दोनों नेटवर्क्स ने, कि आप जियो के फोन से किसी को भी फोन करो, मिलता ही नहीं था। याद करो वो दिन, नहीं मिलता था वो। तो वो लोग बैरियल बना रहे थे कि भाई साहब हम नहीं ये होने देंगे, तू तो फ्री में मजे लेता जा, हमारे लिए मुश्किल डालता जा। हाँ, जियो टू जियो भी मिल पा रहा था फिर। उसके बाद जब उसने फिर मजबूरी में आके उसको प्लान्स लाने पड़े, कि चलो एक काम करो मैं नेट के प्लान देता हूँ, तब तो तुम कॉल मिलाने दोगे, क्योंकि वो कॉल नहीं मिलाने दे रहे थे, नेट के उसने प्लान शुरू करे। फिर ये लोग भी सुधरे, और ये तो कंपटीशन में पहले ही सुधरा हुआ था। ये तो कह रहा पूरी क्या कहते मार्केट बर्बाद कर दूंगा, उसके बाद चार्ज करना शुरू। ब्लैक से व्हाइट नहीं, इसको आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बोल सकते हो। ए, तो जियो ने कंज्यूमर बनाया ना। देखो, एक होता है होलसेलर और एक होता है रिटेलर।
मेरी बात को समझने की कोशिश करना। एक होता है होलसेलर और एक होता है रिटेलर। रिटेलर कम बंदों को बेचता है लेकिन ज्यादा मार्जिन में बेचता है, उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाता। होलसेलर ज्यादा बंदों को बेच के सिर्फ 20 पैसे भी अगर एक चीज में से कमाएगा ना, रिटेलर से ज्यादा कमा जाएगा। तो उसने होलसेलर वाली गेम खेली, कह रहा मुझे कंज्यूमर मिल जाए, पैसे तो मैं अपने आप बना लूंगा। बात को समझिए ना। कस्टमर बिल्ड किया जियो ने, जी हाँ उत्कर्ष। चलिए, तो अब ये आप समझ गए कि आप वो कैसे बातचीत करते। टू इंटीग्रेट डाइवर्सिफाई एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट दी एक्टिविटीज। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, ज्वाइन करो। डाइवर्सिफाई को अलग अलग करो, एक साथ ही वो दोनों चीजें बोल गया। एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। अब आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि आपको इंटीग्रेट करना है या डाइवर्सिफाई करना है। एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इंप्लीकेशन। आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करो, या फिर क्या कहते हैं, एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म। फर्म के सर्वाइवल के लिए आपको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, कई चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, मतलब इंप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज। टॉप लेवल वाले सारे के सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब अकाउंटेबिलिटी आपकी यहाँ आने वाली है। एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, जो भी वो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। द जॉब ऑफ टॉप लेवल मैनेजर इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्ग आवर्स मांगती है, कमिटमेंट मांगती है, और ज्यादा अकाउंटेबल होती है। एम आई इज ऑल्सो एग्जाम्पल। पता नहीं, एम आई का फोन मैंने कभी लिया नहीं। सस्ते में देता है क्या एम आई? अच्छा अच्छा, पता नहीं उत्कर्ष, मैंने कभी एम आई का फोन यूज करा नहीं एक्चुअली। क्या चीज? हाँ नोकिया, मैंने ये नोकिया यूज करा है। नहीं, आजकल नोकिया भी बंद कर दिया है। सही था नोकिया, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ये तो अभी की बात कर रहे हैं। मेरे पास आज से 4-5 महीने पहले तक नोकिया ही था। है? नहीं, टूटा हुआ नहीं था। जब टूटा था उसके बाद वन प्लस ले आया था मैं। क्या? हाँ सही चलता है। कौन सा है? 6.1? नहीं, मैंने 7.1 यूज करा था। हम्म। हाँ, चलिए मिडिल लेवल की बात कर लें। This level of management consists of departmental heads such as purchase department। ये जो middle level होगी आपके heads contain करेगी। कैसे? आपका परचेज डिपार्टमेंट हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, जो प्लांट के ऊपर आपकी मोस्टली नजर रखे। पीपल ऑफ दिस ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग प्लान्स। जो ऊपर से प्लान आए वो हमें एग्जीक्यूट करने हैं। कहते हैं ना कि हमने ऑन पेपर तो ये सब चीजें कर दी, या हम प्लान तो बना के आए, बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाए फील्ड के ऊपर, या कहीं पे भी हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो ये मिडल वालों को एग्जीक्यूट करने होते हैं। पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल, जो टॉप लेवल बनाती है वो हमें एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। मतलब एक तरह से बोल दिया जाए, आपके कोचेस प्लान बना रहे हैं, एग्जीक्यूट प्लेयर्स जाके करेंगे फील्ड के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, मीडियम हो, वो उनका सोचने का काम है ना। हाँ जी। दे एक्ट लिंक पिन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये कह रहा है ये एक लिंक बनाता है। अगर ये आपका टॉप है, देन ये आपका मिडल है, ये लोअर है, तो ये एक लिंकेज बना रहा है। दिख नहीं रहा? लीजिए ऊपर कर देते हैं। अब देखा? तो ये आपका लिंकेज, एक ट्रैक बोल सकते हो आपका, ये एक ट्रैक बना रहा है आपका। ठीक है जी। ड्राइंग पे मत जाना, भगवान ने बहुत अच्छी ड्राइंग दी है, मुझे दे के भेजा। चलिए, मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आपके मेन फंक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप
मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। अब देखो वो इंटरप्रेट करेंगे, कई बार क्या होता है वो लोग लिख के चले जाते हैं, आपको उससे समझना होता है, तो आप लोग इंटरप्रेट करते हो उस चीज को। कई बार आपने गवर्नमेंट में देखा होगा कुछ आपके वो बने होते हैं एक्ट, एक्ट के अंदर एक लाइन लिखी है, अब आप लोगों ने इंटरप्रेट उसको कुछ और कर लिया, बहुत लोग इंटरप्रेट करते हैं, तो गवर्नमेंट को क्या करता है, गवर्नमेंट उसके ऊपर नोटिफिकेशन लाती है, अरे गदाधारी भीम हम ये कहना चाहते थे तुम ये समझ रहे हो, तो उसको फिर नोटिफिकेशन लानी पड़ती है। इंटरप्रेशन आपका काम होता है निकालना, अगर वो लिख के चले गए। middle level management act as link pin between top and lower management. They only explain the main plans and policies framed by टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। वो जो पॉलिसी और प्लान बने गए हैं वो नीचे बताते हैं कि अब ये प्लान और पॉलिसी बना गया है। ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट, वो अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को भी ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान एंड पॉलिसीज जनरली मिडल लेवल मैनेजर आर द हेड ऑफ सम डिपार्टमेंट, सो दे ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटी टू देयर डिपार्टमेंट, तो वो ऑर्गेनाइज करते हुए चलते हैं। फाइंडिंग आउट दी, फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज, तो वो सोचते हैं कि हमें इस काम के लिए कितने बंदे चाहिए मिडल वाले, और वो सेलेक्ट करते हैं या रिक्रूट करते हैं, चाहे वो मिडिल लेवल पे करे, अगर वो मैनेजर है तो मिडिल पे भी कर सकता है, चाहे वो लोअर पे करे। अब जरूरी नहीं कि हमेशा मैनेजर ही हो, क्या पता मैनेजर के नीचे एएमओ, असिस्टेंट मैनेजर, या उसके ऊपर एसएमओ, क्योंकि आपका सीईओ या सीएफओ तो टॉप पे आ गया, तो वो एक लाइन ऐसे भी तो चल सकती है, उनका काम रिक्रूट करना भी होता है, चाहे वो लोअर लेवल पे करे चाहे वो मिडिल पे करे। अगर एसएम है तो वो एम को रिक्रूट करेगा, अगर वो एम है तो एएम को रिक्रूट करेगा, फिर एएम का काम हो जाता है लोअर वाले को रिक्रूट करना। अब एसएम सीनियर मैनेजर, एम मैनेजर, और एएम मतलब असिस्टेंट मैनेजर। मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी, अब उनका काम ये भी होता है। अब एक बात बताओ, अगर एक बंदा 1983 मूवी देख ली, हॉटस्टार पे भी आ गई, 83, अरे 83 आई तो है, कपिल देव वाली, सर जी कमाल करते हो, आज ही जाके देखना, ठीक है। तो उसके अंदर बलविंदर संधू होता है मेरे हिसाब से, याद है ना, जब वो डीमोटिवेट हो जाता है, मतलब फाइनल या सेमीफाइनल के आसपास, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, नहीं सेमीफाइनल में भी डिमोटिवेट हो जाता है किसी चीज को लेके, तो उसको कपिल देव जाके मोटिवेट करता है कि भाई साहब जो भी तेरी लाइफ के अंदर मतलब हो रहा है वो बाहर रख, जब तू फील्ड पे उतर रहा है तो ऐसा उतर कि अपने देश को तू वर्ल्ड कप जिताने आया है, तो कुछ र... हाँ जी, तो वो मोटिवेट ही तो करता है उसको उस टाइम पे। The middle level manager offer various incentive to employees that they get motivated and perform their best ability। अब देखो मोटिवेशन करने का वो तो उसने कह दिया कि देश के लिए खेल, अब मैनेजर कैसे किसी को मोटिवेट करे कि कंपनी के लिए काम कर, भाई साहब ये ह्यूमन बींग्स हैं, ऐसे काम नहीं करते। प्रमोशन कह सकते हो, इंसेंटिव कह सकते हो, इंसेंटिव क्या हो गया, जो आपको वो विक देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा पे, बोनस, आपकी अगर लैंग्वेज में बोला जाए बोनस, अगर कंपनीज की लैंग्वेज में बोला जाए उसको वो विक या इंसेंटिव बोल देते हैं कि बोनस मिलेगा अगर तू एक्स्ट्रा काम करेगा, अच्छा ये काम कर दे, ऐसे प्रमोशन मिल सकती है, तो वो ऐसे करके मोटिवेशन करते हैं। सिर्फ अगर ये कह दो भाई काम कर दे तेरा अच्छा होगा, मेरा कोई अच्छा नहीं होगा, वो ऐसे हाथ खड़े कर देंगे। एचआर मैनेजर क्या करता है, उत्कर्ष ये तो आपने, एचआर बस कहा वो रिक्रूट करता है, उसका और काम नहीं है, वो बस हायरिंग करेगा, सबसे बढ़िया काम है उसी का होता है एचआर का। एचआर क्या करेगा, रिक्रूट करेगा, फिर मैनेजर से मिलवा देगा कि भाई डिसाइड कर लो ये, क्योंकि थोड़े बहुत राउंड होते हैं ना, पहला और कुछ राउंड लेता है एचआर, उसके बाद तो मैनेजर के राउंड ही चलते हैं कि मैनेजर देखता है कि आप उस राउंड में फिट होते हो कि नहीं होते हो, और अगर जान पहचान हो तो एचआर का राउंड आप कटवा भी सकते हो, सीधा ही मैनेजर राउंड।
कॉर्पोरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथिंग फंक्शनिंग, मतलब एक दूसरे से कॉर्पोरेट करके चलते हैं, टॉप से भी लोअर से भी। मिडिल का तो यही काम है ना कि दोनों से कॉर्पोरेट करके चले। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर, वो अपने रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो उसके नीचे फर्स्ट लाइन मैनेजर, मेरे नीचे जो आएगा उस काम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, उसके ऊपर वाला फिर वो देखे। सुपीरियर लेवल, ये बढ़िया आ गया आपका, सुपीरियर, लोअर लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल। दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, सब डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव, क्लर्क एक्सेट्रा। तो इसके अंदर जो जो चीजें आपकी इंक्लूड होती है उसके बारे में वो बता रहा है। मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप, मतलब इसके अंदर भी कुछ मैनेजर होंगे, कोई तो उनसे काम करवाएगा, मिडल वाला तो आके ऐसे खड़ा नहीं हो जाए ना काम करो, तो उसके अंदर भी आपको कोई ना कोई मैनेजर बनाना होगा। मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी आउट वर्क टू परफॉर्म द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ टॉप एंड मिडल लेवल। जो भी टॉप और मिडल वाले आपको काम भेजेंगे आपको करना होगा। मतलब इसके लिए पता है कौन सी लाइन फिट होती है, बॉस इज ऑलवेज राइट, जो ऊपर से ऑर्डर आया वो हमें फॉलो करना होगा। द अथॉरिटी, बिग फोर में मैनेजर होते हैं या सिर्फ पार्टनर? बिग फोर में भी मतलब आपके मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स भी होते हैं, वहां पे सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है उत्कर्ष। बिग फोर की बात बाद में करेंगे, वो आप अपने अगर हायर जो टीचर आपको पढ़ाएंगे जब आप इंटर में जाएंगे तब बात करना, क्योंकि फाउंडेशन के बाद तो आपको बिग फोर में एंट्री मिलेगी नहीं, इंटर के बाद ही मिलेगी जब ट्रेनिंग करोगे। हाँ जी, क्या आर्टिकलशिप? अरे बिग फोर में आर्टिकलशिप मिल जाए तो उसके बाद तो बंदा सेट ही सेट है। चलिए, मैनेजर ऑफ ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क और परफॉर्म द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द, अच्छा ये पढ़ चुका हूँ सॉरी। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल मैनेजर। दे पास द इंस्ट्रक्शन टू वर्कर एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स। अब ये डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं, ये वो क्या कहते हैं जो धरने पे बैठ जाते हैं ना, हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो, ये उनमें से आपके वो बंदे होते हैं जो क्या बोलते हैं मूवीज के अंदर बोलते हैं, जो एक बंदा आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है वर्कर्स को, क्या बोलते थे आप उसको? एम्प्लॉयज के हिसाब से, वर्कर के हिसाब से कुछ नाम दिया जाता है ना उसको। वर्कर हेड तो मतलब वो हो गया ना, एक कुछ होता है पर्टिकुलर नाम होता है उसका, वो चलो वर्कर हेड ही ले लो अभी, है नहीं इंचार्ज नहीं, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक बंदा, तो ये उसमें से होता है जब सारे वर्कर्स की डिमांड आगे रख रहा होता है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाँ लीडर बोल सकते हो आप, लीडर बोल सकते हो। फंक्शन ऑफ लोअर मैनेजमेंट, अब देखो फंक्शन ऑफ लोअर मैनेजमेंट भी आते हैं कहीं ना कहीं। रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम आगे रखना, और ग्रीवेंस ऑफ वर्कर, ग्रीवेंस का मीनिंग लिख लो यहाँ पे, ग्रीवेंस का समथिंग दैट यू थिंक अनफेयर एंड दैट यू वांट टू कंप्लेन और प्रोटेस्ट। फिर से ग्रीवेंस लिखा है पहले पॉइंट में, प्रॉब्लम और ग्रीवेंस लिखा है, वही तो बता रहा हूं, समथिंग दैट यू थिंक इज अनफेयर एंड दैट यू वांट टू कंप्लेन और प्रोटेस्ट। मतलब जो आपकी नजरों में आपको लगे कि वर्कर के साथ गलत हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए था, आप इसकी कंप्लेन या इसके सामने प्रोटेस्ट करना चाहते हो। प्रोटेस्ट मतलब अपने अपर लेवल, चाहे वो मिडल हो चाहे वो टॉप हो, उनके सामने धरने पे बैठना चाहते हो हम काम नहीं करेंगे, या फिर आप कंप्लेन करना चाहते हो कि भाई हमारे लिए ये चीज करवा दो, हमें बड़ी दिक्कत आती है। वर्कर्स जब लंच टाइम में हमें बड़ी दूर जाना पड़ता है खाना खाने के लिए, उतने में लंच टाइम खत्म हो जाता है, एक कैंटीन बनवा दो,
बोल सकते हो ना आप ये चीजें, तो आप इसके लिए अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो। अब आपको हेल्थी वर्किंग कंडीशन नहीं मिल रही, ऐसा हो सकता है आपके वहां पे सफाई ना हो रही हो, तो आप इसके आगे प्रोटेस्ट भी दे सकते हो, भाई अनहेल्थी वर्किंग कंडीशन में हम कैसे काम करें। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट दी सुपरवाइजर लेवल मैनेजर आर डायरेक्टली लिंक्ड विद सबॉर्डिनेट्स। जो सुपरवाइजर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जो नीचे लोअर लेवल में है, ये डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं किसके साथ, वर्कर के साथ। सो दे आर राइट पर्सन टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंस। तो उनको जो प्रॉब्लम पता डायरेक्टली चलेगी, क्योंकि वो ही लिंक्ड होते हैं डायरेक्टली। दे पास दिस प्रॉब्लम टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। वो डायरेक्टली टॉप पे नहीं जा सकते, हाँ जा सकते हैं, आजकल मेल का ऑप्शन आ गया है। मुझे याद है कुछ टाटा के अंदर ना प्रॉब्लम हुई थी, जब नया नया टाटा आया था, रतन टाटा की बात कर रहा हूँ, तो सही नहीं चल रहा था, पता नहीं कौन सा बिजनेस था, टाटा एक्स वाई जेड, क्योंकि आपको पता कुछ बिजनेस है, टाटा पावर है, टाटा आपका क्या कहते हैं टीसीएस ले लो, टाटा मोटर या टाटा स्टील, तो एक्स वाई जेड बहुत चीजें हैं। उसके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसने क्या करा कि लोअर लेवल पे ना ढंग से काम नहीं चल रहा था, उसने एक मोबाइल नंबर लिख दिया और कहा किसी को भी अगर दिक्कत हो ना, मिडिल लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा टॉप वालों को फोन करो, भाई साहब तुम्हारी प्रॉब्लम 24 घंटे में सॉल्व होगी। ताकि आपको कुछ मोटिवेशन मिले, क्या मोटिवेशन मिले, कि हमारी बात सुनी जा रही है। जैसे तुम लोगों की बात मैंने नहीं सुनी, याद है, या भूल गए, गूगल मीट वाली है, नहीं नहीं इन दोनों का भी था, पीछे में बैठे वालों का। नहीं वो देखो क्या था, गूगल मीट के लिए ना अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि रूम नंबर 202 मिलेगा, और 202 का ना राइटिंग पैड अच्छा है ना, ये वाला अच्छा है। 202 में आप लोग एक दो बार आप बैठे भी होगे जहां तक मुझे याद है? हाँ, तो अब जो भी एक्स वाई जेड, तो अब जो सिस्टम खराब हो चुका है, क्योंकि गूगल मीट सिस्टम खराब करता है, तो मैंने कहा वो खराब वाला सिस्टम तो मैं लूंगा नहीं, तो उससे अच्छा तो मैं बढ़िया सिस्टम पे बैठ के पढ़ा लूँ, वो बढ़िया है। वो बात अलग है, बीएसटी में ज्यादा बोलना ही पड़ता है, लेकिन एक रूम की वो हो जाती है ना, क्या कहते हैं, एनवायरमेंट की आदत, तो इसके एनवायरमेंट की आदत है, तो उस टाइम पे आपकी मांगे पूरी नहीं करी गई। चलिए आगे चलते हैं। दे पास, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, बी पॉइंट पे आ जाइए। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन सुपर सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। तो एक है क्या कहते हैं, गुड कंडीशन रहा है वर्किंग। वर्किंग गुड कंडीशन का मतलब क्या होता है आपके लिए, मिनरल मिनरल तो नहीं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो जाए, ऐसा ना हो कि वो होता है ना कभी कभार, जब आपने देखा होगा दिल्ली में, जब नाले आपके साफ होते हैं, सफाई चलती है यमुना की, तो वो गंदा सा काला पानी आने लग जाता है, देखा होगा कभी कभार। हाँ, वो मतलब एक बार बस 5 मिनट के चला दो, फिर तो घर जो महकता है, बस ऐसा दिल करता है कि घर के बाहर भाग जाए। तो वो वाला पानी ना हो पीने का, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, प्लस आपकी जो साफ सफाई हो आपके पास, ऐसा ना हो कि 4 दिन से सफाई नहीं हुई, डेंगू फैल रहा है, तो ये सब चीजें नहीं रहनी चाहिए। और आपका और सबॉर्डिनेट्स का रिलेशन अच्छा होना चाहिए। सुपीरियर कौन, जो आपके ऊपर मिडल में बैठा है, और सबॉर्डिनेट जो आपके नीचे बैठा है, क्योंकि जो उसके लोअर वाला मैनेजमेंट है, तो उसके ऊपर क्या होगा, मिडल वाला, और उसके नीचे जो आपके सबॉर्डिनेट्स होंगे, जो आपको काम करके दे रहे हैं। The superior manager provide good working condition and create supportive work environment which improve relation between supervisors and subordinates। तो ये क्या एक रिलेशन बनाता है सुपरवाइजर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में। लुकिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, तो वर्कर की सेफ्टी पे भी वो ध्यान रखेगा। सेफ्टी क्या, देखो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, वो पुरानी हो जाए ना, तो एक बार क्या होता है, अगर वो पुरानी हो गई तो वो बंद नहीं हो पाती है, कुछ हो नहीं पाता, तो उसमें हाथ कटने का या बहुत चीजों का रहता है। बैंगल इंडस्ट्री सबसे खतरनाक इंडस्ट्री है। देवी जी जो आप चूड़ियां पहनते हैं, उसके अंदर जो काम करता है, कभी तो पहनोगे फ्यूचर में, अगर पास्ट में नहीं पहनी तो
तो उसके अंदर जो वो चूड़ियां पहनती हैं ये, उसके अंदर जो भी वर्कर काम करता है उनकी आईज बहुत कम एज में चली जाती है, मतलब ब्लाइंड हो जाते हैं वो उस फैक्ट्री में काम करते हुए। हाँ जी। हाँ, जो भी होता है, तो उस फैक्ट्री में जो भी वर्कर काम करता है उनकी आईज बहुत जल्दी चली जाती है, वो ब्लाइंड हो जाते हैं। तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन बनानी चाहिए, XYZ जो भी है। अब उसकी मैं करते होंगे यार, इतना तो करते होंगे। अब कोल इंडस्ट्री के अंदर भी अगर आप जाते हो काम करने के लिए, माइनिंग के अंदर, उसके अंदर भी कुछ इफेक्ट करता है आपको। तो कुछ कंडीशंस होती है जो प्री डिसाइडेड होती है कि यहाँ पे आप आओगे तो ऐसा होगा ही। सुपीरियर लेवल कॉम्पनसेशन फॉर एम्प्लॉयज, जी हाँ, यहाँ पे कॉम्पनसेशन दे देना चाहिए एम्प्लॉयज को। हाँ, देते होंगे। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस तो आपको करा के भेजनी पड़ेगी ना भाई साहब। अगर पता चले ब्लास्ट हो जाए माइनिंग के अंदर, तो कितने को भरोगे। सुपरवाइजर लेवल ऑफ मैनेजमेंट सेव एंड सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट फॉर वर्कर्स, सेव एंड सिक्योर रहे। अब देखो माइनिंग के अंदर ऐसा ना हो कि आप ऐसे किसी बंदे को रख लो जो वहीं पे खड़े होके बीड़ी या सिगरेट पीता है, गया, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर तो आपका वही होगा, फिर तो सबका लाइफ इंश्योरेंस चाहिए होगा। चलिए, दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। प्रिसाइज का मतलब क्लियर एंड एक्यूरेट, लिख लो। प्रिसाइज जो यहाँ पे आपका लिखा है क्लियर एंड एक्यूरेट, दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, और प्रिसाइज का मतलब है क्लियर एंड एक्यूरेट। पॉइंट नंबर डी पे कहां घूम रहे हो आप। एक्यूरेट कौन से इंडस्ट्री में चले गए, बेंगल या माइनिंग। माइनिंग। अच्छा, KGF 2 में चले गए। आज नहीं, आप कल सुबह 8:30 बजे देख के आए हैं। वो अभी तो शिवम देखने गया हुआ है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। And ensure steady flow of output, the supervisory level manager make sure that the quality standard are maintained by the workers। अब उनका काम ये नहीं होता सिर्फ वर्कर की सुने, उनके लिए अच्छा 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 अच्छा। अब भैया, वर्कर को फटकार भी लगाना उनका काम होता है। कैसे, अगर सोचो उनको कोई प्रोडक्शन के लिए काम दिया है, बैंगल्स ही बनाने के लिए दिए हैं, बैंगल की शेप ही सर्कल में नहीं आ रही, इंडिया का झंडा बना दिया। जैसे जब कई लेडीज शुरुआत में शुरू कर दिए रोटी बनानी, तो वो क्या होता है, किसी ना किसी कंट्री का नक्शा बना देती हैं गोल की जगह। तो अब उनको क्वालिटी और वो सब भी तो चेक करना पड़ेगा। अगर गलत आ रही तो उसको भाई कहो दोबारा बना के दे, ये सब काम भी तो उसको देखने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है सिर्फ उसकी बातें ही ऊपर जाके बोलता रहे। पॉइंट नंबर ई, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मॉरल ऑफ द वर्कर। मॉरल क्या, आत्मविश्वास, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऊपर कर देना चाहिए। आर डेवलपिंग द टीम स्पिरिट इन देम, दे मोटिवेट द एम्प्लॉयड एंड बूस्ट देम देयर मॉरल। अब देखो क्या बोला है इसने, टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट कैसे बढ़ेगी, जब आप डेली के डेली या फिर वीकली या मंथली टीम मीटिंग्स करोगे। ऐसा ना हो साल में एक बार मिल रहे हो न्यू ईयर के दिन, ओ तुम भी हमारी कंपनी में काम करते हो यार, तुम्हें तो कभी देखा ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब छोटी छोटी मीटिंग्स रह जानी चाहिए। गूस गूस बम्प्स और टू एम्प्लॉयज, हाँ जी, आप कह सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए साल में एक बार मिलके आपको ओहो, हाँ पहचान ही रहे हो, कि मैं कहूँ अच्छा राहुल जी आप भी थे, हाँ मुझे तो दिखे ही नहीं आप, या हिमांशु आप थे, अरे क्या बात कर दी, मैं तो यहाँ कई सालों से हूँ, आपको 4 साल बाद देखा मैंने। ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर एफ, मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड। अब देखो वेस्टेज कम से कम होनी चाहिए जब आप काम कर रहे हो, तो वेस्टेज कम से कम होनी चाहिए। जैसे ऐसा ना हो आप लोग दूध से पनीर बना रहे हो,
तो रेशियो कुछ होती है उसकी, मतलब लगा लो अगर 5 किलो दूध है तो उससे 1 किलो पनीर बन जाना चाहिए। मैं पनीर बनाता नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, गलत हो जाए तो माफ कर देना, कहीं बोलो सर 5 किलो से हमने 2.5 किलो बनाया, आप 2 किलो कह रहे थे, नहीं 1 किलो कह रहे थे। तो अगर मैं 5:1 की रेशियो लूं, ऐसा ना हो आप 5 किलो से सिर्फ आधा किलो निकाल के दे रहे हो, तो रेशियो मेंटेन रहनी चाहिए। interact with the actual workforce and pass on instruction of middle level management। वो interact करे और क्या करे, पास ऑन इंस्ट्रक्शन, जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ रही है वो आपको पास ऑन हो जानी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी क्वांटिटी एंड आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स। देखो वो किस किस चीज के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल रहेगा। पहला क्वालिटी, अगर गलत क्वालिटी आई है तो भाई तेरे को बोला था ना क्वालिटी चेक तो तू करेगा, मैं थोड़ी ना करूंगा मिडिल वाला आके या टॉप वाला आगे। आउटपुट, आउटपुट मतलब हमने सोचा था इस साल हम 10,000 प्रोडक्शन कर देंगे कार्स की, हो भाई 7,000, 3,000 का कहां डिफॉल्ट रह गया बताओ। लॉयल्टी ऑफ वर्कर, ऐसा ना हो वर्कर्स आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हो, वर्कर्स लॉयल्टी में रहने चाहिए, आपके पास सालों साल काम करते रहने चाहिए। कई बार होता होगा ना, आपने देखा होगा कई दुकानों में भी, अरे ये तो हमारा 25 साल पुराना वर्कर है, वो चाहे आप काम ना करें लेकिन वो दुकान पे जरूर बैठे हुए देखेगा आपको। फोकस ऑन मैनेजमेंट फंक्शन एट डिफरेंट लेवल। अब देखो क्या क्या फोकस होते हैं। एनी पर्सन हु परफॉर्म मैनेजरियल फंक्शन, अब आपके 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन है। अब इन पांचों फंक्शन का काम देखो, टॉप वाला क्या करता है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। मिडल वाला क्या करता है, स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक अलग आया है, मतलब स्टाफिंग के साथ ही आप कोऑर्डिनेशन ले सकते हो। लोअर के ऊपर क्या है, कोऑर्डिनेशन आप डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिए। ये रहा 1.8 आपका कोऑर्डिनेशन, आने दीजिए। एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलना, ऐसा ना हो मेरी क्लास, देखो अब मैं कोऑर्डिनेशन के अंदर एक बात बताता हूँ। कल आपकी क्लास 5 बजे की थी अकाउंट्स की, याद है? ऋतिक भाई साहब को पता ही नहीं 3 बजे के आ रखे थे, इसके पास कोऑर्डिनेशन ही नहीं थी उस बात की। तो ये कोऑर्डिनेशन मिल गया एग्जाम्पल एकदम। देखो वो वाला एग्जाम्पल दिया, क्या कहते रिसेंट वाला, भूलोगे भी नहीं। अब लोअर लेवल पे क्या होता है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, आप उनको कंट्रोल करके चलोगे। नेक्स्ट पेज, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, बिल्कुल। अरे आएगा, सब आएगा, अरे आएगा। नीचे कीवर्ड्स भी है उसके बाद, हाँ दोनों डायग्राम है। पेज नंबर 30 तो पूरा ड्रॉ करना, और 31 पे सिर्फ जहां तक कीवर्ड्स हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लें तो अच्छा है। 1.7 टॉपिक कर लो, बहुत छोटा सा, एक ही पेज का, देखो। हाँ जी, क्या? हाँ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आज ही करा रहा हूँ, वो छुट्टी के लिए कह रहा था ना। ऐसे दिखाओ ना बुक को, हाँ ये पूरा पेज है। अरे आएगा, 2 पेज ले लेना। अरे देख मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ, नालायक को सुनो। अरे सुनो तो सही, ये रजिस्टर होता है, मतलब एक ये पेज हुआ एक ये पेज हुआ, दोनों पेजों को यूटिलाइज कर लेना, बन जाएगा। अब जहां चाय वहां रहा है, जहां सोच लो कि कुछ करना ही नहीं तो फिर बात ही खत्म है। हाथों से, जो मैंने पढ़ाया ताकि अमर हो जाए, नहीं हाथों से बनाना पड़ेगा। मैं ट्राई करके दिखा दूंगा, उसके बाद पेज फाड़ दूंगा बस। मैं बना दूंगा, आप क्लास के बाद देखना चाहोगे तो जिस मर्जी की रजिस्टर दे देना, बना दूंगा, लेकिन उसके बाद पेज नहीं बचेगा वहां। नहीं नहीं, फाड़ देगा मतलब ये नहीं था, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं दिया था। चलिए पेज नंबर 31 के बॉटम में आ जाइए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। शुरू करें,
अब देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो मेरा पहली क्लास में भी हुआ था, याद है फर्स्ट क्लास में 5 तरह के फंक्शन होते हैं। रुकिए, शांत गदाधारी भीम, ऋतिक जी पांचों के नाम बताइए। अरे देख देख के बोलिए, किसको बता रहे हो, मेरे तक आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ। कंट्रोलिंग अगली क्लास में ना बिना देखे बताना। चलिए शुरू करते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, regardless of size, nature and type of organization, all managers have to perform some of basic functions। भाई चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो छोटी हो जैसी मर्जी हो, आपको ये 5 फंक्शन निभाने पड़ेंगे। पहला प्लानिंग। प्लानिंग क्या कहते हैं? प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। जो कोई भी मैनेजर होगा वो पहला उसका काम क्या होगा? प्लानिंग करना, मैं किस तरह से चलूंगा। प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस। आप एडवांस में ही सोच लोगे व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करोगे, व्हेन टू डू, कब करना है, हु इज गोइंग टू डू, कौन करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, प्लानिंग ब्रिज गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। प्लानिंग क्या है? एक गैप फिल करती है, आज आप कहां पे खड़े हो और आगे कहां जाना चाहते हो, ये आपकी प्लानिंग होती है। देख रहे हो आज आप खड़े हो कहां पे? 209 नहीं, आज आप खड़े हो क्या कहते हैं, नहीं नहीं, इधर क्या डेट है आज? 16 अप्रैल। आप कहां जाना चाहते हो? 20 दिसंबर। मतलब यहां से लेके यहां तक का आप सिलेबस अपने यहाँ पे कंप्लीट करना चाहते हो। हो जाएगा हो जाएगा, किसका आया इतने में हो जाएगा? हो जाएगा। अरे नहीं होगा तो हम दो दो ढाई ढाई घंटे की क्लास शुरू कर देंगे, क्यों टेंशन लेते हो? तारीख जो बोल दी गई वो अमर हो गई है, उसके बाद उससे पहले हो सकता है, उसके बाद नहीं ले जाएंगे। ऐसा नहीं है उसके बाद आप लोगों को आना बंद कर देंगे, आप लोग आ सकते हो। रिविजनरी बैच चलेंगे, रिवीजन के बैच में बैठो। अब जैसे ये जो ये 12th वाले आ रहे हैं नालायक, ये इनका सिलेबस कब का कंप्लीट हो चुका है, तो ये लोग रिवीजन बैच में बैठ रहे हैं। ये इनके एग्जाम ये 11-12 मई से शुरू है और जुलाई तक जाएंगे। जुलाई या जून है? जून तक, जून तक। पन, हाँ जून तक जाएंगे। एवरी मैनेजर, हाँ जी आ जाइए। एवरी मैनेजर स्टार्ट every manager start with deciding in advance the objective of an enterprise and how accomplish the objective। Planning is the base of all the function of management। सब function का base क्या है? Planning। Organizing क्या होता है? प्लानिंग सेट करने के बाद आप यहां आते हो। आफ्टर सेटिंग अप प्लान, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज to organize the activities and establish the organization structure to execute the plan। organization का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि इतने लोग इतनी जगह पे हम डिसाइड करेंगे, एक स्ट्रक्चर आप बना के चलेंगे। जैसे आपने आईपीएल की जब टीम्स बनी थी तो आपने सोचा होगा ना कि मुझे इतने ऑलराउंडर चाहिए, इतने बैट्समैन चाहिए, इतने बॉलर चाहिए, इतने विकेट कीपर चाहिए। सोच के ही आप ऑक्शन के अंदर वो 10 की 10 टीमें बैठी होंगी ना, या बिना सोचे बैठ गई थी? हो सकता है मुंबई इंडियंस जैसी आजकल बिना सोचे बैठ गई हो, जो उनका हाल हो रहा है। नहीं, दिल्ली सोच के बैठी थी। दिल्ली ने जो प्लानिंग करी थी ना, सबका रेट दिल्ली ने बढ़ाया, उसकी वजह से आज की तारीख में मुंबई ऐसी है। दिल्ली वाला क्या करता था? दिल्ली वाले के आईपीएल की ऑक्शन की स्ट्रेटेजी बताऊं। कोई प्लेयर आए, मुझे लेना है, मुझे लेना है, मुझे लेना है। अच्छा, दूसरा बंदा जो ले रहा है वहां पे, अच्छा तुझे लेना है, अरे मुझे भी लेना है। वो दोबारा पूछता था कि उसने थोड़ी और ऑक्शन लगानी, अरे नहीं मुझे नहीं लेना, जाने दो। सबके रेट बढ़ा दिए।
setting up organizational structure, deciding the framework of working, how many units and sub units of department are needed, कितनी यूनिट्स और सब यूनिट्स आपके डिपार्टमेंट के अंदर होनी चाहिए, हाउ मेनी पोस्ट एंड डेजिग्नेशन आर नीडेड, कितनी पोस्ट और डेजिग्नेशन आप निकालोगे, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी, किसके पास कौन सी अथॉरिटी रहेगी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अकाउंटेबिलिटी कितनी रहेगी among different people. Once these decisions are taken, जैसे ही आप ये डिसीजन ले लोगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट सेटअप, आपका उसी टाइम पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन जाता है कि मैं इस टाइम पे आईपीएल के अंदर मेरे को टोटल 25 प्लेयर लेने हैं, 25 में से मेरे 8 फॉरनर्स हो सकते हैं, एक विकेट कीपर मेरा इंडियन रहेगा, एक फॉरनर रहेगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक स्टैंड बाय भी बना लूंगा तीसरा विकेट कीपर का जो अनकैप्ड प्लेयर होगा। अब ये सब बातें बना सकते हो। अब दिल्ली वाला पता क्यों बार बार ऐसे हाथ क्यों उठा रहा था, सबसे कम पर्स दिल्ली का था, और वो कम पर्स के अंदर सबसे ज्यादा प्लेयर खींचना चाहता था कि बढ़िया बढ़िया मिल जाए, सबसे बढ़िया बेस्ट पिक थी उसकी डेविड वार्नर, कम पैसों में आ गया, कोई बात नहीं। चलिए स्टाफिंग, स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ फंक्शन, स्टाफिंग क्या है आपका तीसरा स्टेप ऑफ फंक्शन, इट रेफर्स टू रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉइज, यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना शुरू करते हो कि भैया तू काम करेगा तू नहीं करेगा, आप यहाँ पे सिलेक्शन शुरू कर देते हो। कहाँ थे हम, अपॉइंटिंग एम्प्लॉय, असाइनिंग देम ड्यूटीज, आप उनको ड्यूटीज देना शुरू कर देते हो, ये वाला काम तुम्हारा, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेट रिलेशन एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रीवेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, ग्रीवेंस का मतलब मैं इससे पीछे बता चुका हूं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द एम्प्लॉय, डिसाइडिंग देयर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब है सैलरी कितनी लेगा भाई, वो पूछता ना 3 इडियट्स में, सैलरी कितने लोगे भाई डिसाइड कर लें, तो यहाँ पे वो डिसाइड करेंगे क्या चीज, 2 करोड़ लेंगे, ठीक है जी, आपका जब इंटरव्यू हो जितनी मर्जी मांग लेना जब पूछे वो। प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज, उनके पर्सनल रिकॉर्ड्स बनाओ, एक्सवाइज। डायरेक्टिंग, वंस द एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड देयर इज नीड टू इंस्ट्रक्ट देम एंड गेट द वर्क डन, आप उनको फिर इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दो, भाई ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, अपने काम को संभाल के रखियो और फटाफट करके लाइयो। डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग द डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज, मोटिवेटिंग देम, उनको मोटिवेट करो, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉयज, उनको सुपरवाइज करो, सही काम कर रहा है गलत काम कर रहा है, communicating with them, and manager act as leader and guide to right direction. So directing function includes supervising, motivating, communicating and leadership. तो directing function क्या क्या include करता है, supervising करना, motivate करना, communicate करना, leadership, चौथा आपका leadership, ये चारों बहुत डिटेल में पढ़ोगे डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर, अभी तो सिर्फ इनके नाम सुने हैं, वहां काम देखोगे इनके, बहुत ज्यादा डिटेल है इनकी। कंट्रोलिंग, किसी पे कंट्रोल करना, कोई बंदा अगर गलत काम कर रहा है या जो आपने प्लान सोचा था नहीं गया हिसाब से, तो आप उस चीज को कंट्रोल करोगे ना, जैसे अब मैंने सोचा मैं 20 दिसंबर को सिलेबस खत्म कर दूंगा, नहीं हो पा रहा, तो एक काम करते हैं, चलो 3-3 4-4 घंटे की क्लासेस शुरू कर देंगे, एक्स्ट्रा टाइम शुरू कर देंगे, किसी ना किसी तरह सिलेबस खत्म करेंगे, हो जाना चाहिए 20 तारीख को। दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर, ये एक लास्ट फंक्शन होता है। इन दिस फंक्शन मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, मैनेजर क्या करता है, एक्चुअली जो आउटपुट आया, मैंने सोचा था मैं 500 यूनिट निकालूंगा लेकिन बनी 400, कंपेयर करो, यहां पे हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल को प्लान्ड के साथ। पता है इसमें ना मुझे बहुत बढ़िया एक गाना है वो याद आता है, जो ना करना था मैं कर गई, कित जाके मर गई, प्लान करा था कुछ और कर दिया कुछ और, तो इसके अंदर वो गाना एकदम सही बैठता है। क्या कमाल कर दी, ये स्पीड में बोल गया, अब वो मेरा सुर ताल गले के नहीं है ना, मैं आपको गा के सुना पाऊं, अगर आप लोग गा सकते हो तो, नहीं नहीं, अगर क्या कहते हैं आप लोग गा सकते हो तो यहाँ के माइक ले लो गा के दिखा दो, ऋतिक जी गाएंगे क्या तो इसके लिए वो चीज आपकी पूरी सेट ऑफ बैठती है।
If there is no match between both, manager try to find out the reason of deviation and suggest corrective measure to come up on the path of plan. मतलब उधर डेविएशन कितनी थी हमारी, मैंने सोचा था 500 यूनिट, बनी 400, 100 यूनिट्स का डेविएशन है, तो मैं क्या कहूंगा भाई ओवर टाइम कर लो, इसे पूरा करो 100 यूनिट्स को, जो हमारा प्लान है वो काम हो जाना चाहिए। करेक्टिव मेजर्स दूंगा मैं अपने वर्कर्स को। कंट्रोलिंग फंक्शन रेफर्स टू all the performance measurement and follow up action that keep the actual performance on the path of plan। तो ये कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करता है, हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उस पाथ पे रखता है प्लानिंग वाले के, ये प्लानिंग वाले के पाथ पे चलती रहे, खत्म ना हो। आज की क्लास में यहां तक कोई डाउट? हाँ जी बोलिएगा, किसी को? ऑनलाइन वालों जो ऐप पे बैठे हैं, सो तो नहीं गए थे? आज थोड़ा मुझे पता कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो गया, इतना लंबा लेता नहीं हूं मैं थ्योरी की क्लास में, प्रैक्टिकल में फिर भी चला जाता है मेरा। अरे खत्म करना था ना, ट्यूसडे तक का मैंने प्लान कर लिया, खत्म करूंगा, कंट्रोलिंग में डाल दिया। बस अब कोऑर्डिनेशन बचा है इसके अंदर, 2-3 पेज है, हो जाएगा ट्यूसडे तक। जब तक नहीं होगा क्लास हम रोकेंगे नहीं। कीवर्ड्स लिख लेना, ठीक है जी। बाय बाय, आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाय उत्कर्ष, कहाँ पे हम?